हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग अष्टांग हृदय के फर्स्ट चैप्टर की जो लास्ट वीडियो है उसके बारे में बात करेंगे। तो हम लोगों ने अपनी नेक्स्ट वीडियो में मल तक पढ़ लिया था, मल को कंप्लीट कर लिया था। तो अभी हम लोग बात करेंगे वृद्धि या क्षय, यानी किसी चीज़ की वृद्धि क्या होती है या किसी चीज़ का क्षय क्या होता है। ठीक है। तो यहाँ पर ये श्लोक आएगा जो सर्वदा सर्वभावानां सामान्यम वृद्धि कारणम ह्रास हेतु विशेषश्च प्रवृत्ति रूपयस्तु। ये चरक सूत्र स्थान का श्लोक है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप लोगों को याद कर लेना है क्योंकि ये आपका क्रिया शरीर पदार्थ विज्ञान सभी में काम आएगा। तो इसका मतलब है सर्वदा सर्वभावानां, यानी हमेशा, सर्वदा का मतलब हमेशा सभी भावों की सामान्य वृद्धि का कारण होता है, यानी सामान्य हमेशा सभी भावों की वृद्धि का कारण होता है। और जो विशेष होता है वो ह्रास का कारण होता है। हेतु का मतलब कारण, ह्रास मतलब उसके लॉस का कारण होता है। ठीक है। तो आपको ये श्लोक याद कर लेना है। फिर इनके जो हैं वो थ्री टाइप्स होते हैं। सामान्य के थ्री टाइप्स होते हैं: द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य, कर्म सामान्य। द्रव्य सामान्य यानी आप कोई ऐसा द्रव्य लें कि उसके सेवन से जो है द्रव्य की वृद्धि हो, यानी मांस अगर आप खाएंगे तो आपके शरीर में मांस की वृद्धि होगी। गुण सामान्य क्या है? अगर आप दूध घी खाएंगे तो आप उससे शुक्र की वृद्धि होगी, क्योंकि जो दूध घी के जो गुण हैं वो शुक्र के गुण के समान है। और कर्म सामान्य क्या है? वायु चल है, अतः दौड़ने से वायु की वृद्धि होती है, यानी अगर आप कोई ऐसा कार्य करेंगे तो उसके समान गुण वाले समान कर्म की चीज़ बढ़ जाएगी। ठीक है। तो जो विशेष है, विशेष भी थ्री टाइप्स के हैं: द्रव्य विशेष, गुण विशेष और कर्म विशेष। तो मांस की वृद्धि पर अस्थि का प्रयोग, यानी अगर आप मांस खाएंगे तो आपके, अगर मांस बढ़ जाए आपके शरीर में तो अगर आप अस्थि का प्रयोग करेंगे तो मांस जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है। यानी उसका ह्रास हो रहा है, यानी उसका लॉस हो रहा है, किसका? मांस का। तो जो क्षय का कारण हो उसको हम विशेष कहते हैं। और गुण यानी वायु के रीक्ष, रूक्ष, लघु, शीत पर तेल का प्रयोग। ठीक है। और कर्म का वायु चल है, अतः बैठना या सोना वातनाशक है। तो अगला टॉपिक है आपका रस, जिसको हम पहले ही बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बात कर चुके हैं और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप वहाँ पर जाके देख लेंगे। फिर उसके बाद में आता है द्रव्य के कर्म। ठीक है, कि द्रव्य के कर्म क्या क्या है। द्रव्य जो है वो तीन प्रकार से कार्य करता है: शमन, कोपन और स्वस्थ हित। यानी या तो दोषों को शांत करेगा, या दोषों का कोप करेगा, या स्वस्थ हित, ना तो शमन करेगा ना ही कोपन करेगा। तो जो शमन द्रव्य होते हैं वो बढ़े हुए दोषों को शांत कर देते हैं। ठीक है। और जो कोपज दोष होते हैं वो घटे हुए दोषों को बढ़ा देते हैं। ठीक है। लेकिन जो स्वस्थ हित दोष, स्वस्थ हित द्रव्य होते हैं वो ना तो शमन हो करते हैं ना ही कोपन, जैसे दूध या जल आदि। ठीक है। तो जो स्वस्थ हित द्रव्य हैं उसमें गेहूँ, हरितकी आदि भी आते हैं। तो हरितकी के बारे में कहा गया है: कदाचित कुपिते माता नोद रस्ता हरितकी। यानी एक बार आपकी माता आप पर कुपित हो भी सकती हैं, लेकिन हरितकी कभी भी कुपित नहीं होती है। यानी कि आपकी मम्मी आप पर डांट सकती हैं, चिल्ला सकती हैं, लेकिन ये जो हरितकी अगर आप इसको खाएंगे तो ये आपको कभी भी कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ठीक है। फिर आपका अगला टॉपिक आता है वीर्य। वीर्य क्या है? तो द्रव्य के कार्य करने की शक्ति को वीर्य कहते हैं। ठीक है। तो वाग्भट ने उष्ण और शीत गुण की अधिकता के कारण वीर दो प्रकार के माने, यानी वीर कौन कौन से? उष्ण और शीत गुण माने हैं। ठीक है। फिर आपका अगला टॉपिक आता है विपाक। तो विपाक क्या होता है? यानी विपाक का मतलब होता है विशिष्ट पाक, यानी आपने जो आहार खाया है उसका जठराग्नि द्वारा परिपाक होकर अंत में जिस विशेष रस की उत्पत्ति होती है उसे विपाक कहते हैं। ठीक है। तो विपाक जो होता है वो दो प्रकार का होता है: अवस्थापाक और निष्ठापाक। लेकिन जो विपाक के भेद हैं, यानी कि जो जो आपके वाग्भट हैं उन्होंने तीन विपाक माने हैं। ठीक है। मधुर विपाक, कटु विपाक और अम्ल विपाक। ठीक है। जबकि सुश्रुत ने आपके दो ही विपाक माने हैं, यानी कि उन्होंने अम्ल को नहीं माना है, उन्होंने अम्ल विपाक नहीं माना है। सुश्रुत की बात हो रही है जो, लेकिन जो आपके वाग्भट हैं उन्होंने तीनों ही विपाक माने हैं: मधुर, कटु और अम्ल विपाक। ठीक है। फिर आता है आपका द्रव्य के गुण।
यहाँ पर बात करेंगे गुरुवादी गुण की। ये सबसे ही ज़्यादा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट श्लोक है इसका। गुरु मंद हिम स्लिक रक्षर शांत मृदु स्थिरा गुणा ससूक्ष्म विशदा विंशति सवि पर्या। यानी गुरु मंद हिम स्निग्ध सुलक्षण शांत मृदु स्थिर गुण सूक्ष्म और विशद विंशति सभी पर्याय, यानी ये 10 और इनके विपरीत विपर्या यानी इनके विपरीत 10 पूरे मिलाकर 20 गुण आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो आपके ये जो 20 गुण हैं यहाँ पर दे रखे हैं। गुरु मंद हिम स्निग्ध सुलक्षण शांत मृदु स्थिरा सूक्ष्म विशद। तो गुरु का जो अपोजिट है वो लघु, मंद का तीक्ष्ण, हिम का उष्ण, स्निग्ध का रुक्ष, सुलक्षण का खर, शांत का द्रव, मृदु का कठिन, स्थिर का चल, सूक्ष्म का स्थूल और विशद का पिच्छल। तो ये आपके 20 गुण गुरुवादी गुण हो गए। ठीक है, फिर ये जो है वो चरक के बारे में बताया गया है, ये चरक ने बताया, तो इसकी बात हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि ये आपके अष्टांग के पेपर में नहीं आएगा। फिर आता है रोग आरोग्य का कारण। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसका श्लोक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कालार्थ कर्मणाम युगो हीन मिथ्याति मार्तक सम्यक योगश विज्ञो रोगारोग्य कारणम। यानी कि काल यानी समय, अर्थ, कर्म, ये जो 3 चीज़ें हैं ना, इनका जो योग है हीन मिथ्या अति मात्रक, इनका हीन मिथ्या और अति में होना, काल अर्थ और कर्म का हीन मिथ्या और अति में होना समस्त रोगों की रोग और आरोग्यता का कारण है। ठीक है, तो ये श्लोक आपको याद कर लेना है। फिर आता है आपका रोग और आरोग्यता कि रोगता क्या है, आरोग्यता क्या है। तो दोषों की विषमता, अगर दोष कुपित हो गए हैं तो वही रोग है, और दोषों अगर साम्य अवस्था में दोष हैं तो वही आरोग्यता है। ठीक है, रोग 2 प्रकार के बताए गए हैं, निज और आगंतुज। तो निज रोग होते हैं, या निज रोग यानी जिसमें दोष पहले बढ़े, दोष पहले कुपित होता है। आगंतुक रोग में जैसे कि चोट वगैरह लगना या एक्सीडेंट वगैरह होना, तो ये आपका आगंतुक रोग में आ जाएगा। और रोगों के अधिष्ठान काय और मन। ठीक है, फिर रोगी परीक्षा की बात भी हम कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ पर अगर आपको देखना है तो जाकर देख लेंगे। और रोग परीक्षा की भी हम लोग बात कर चुके हैं। तो हम लोग बात करेंगे भूमि देश के बारे में। भूमि देश जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, जांगल, अनूप और साधारण। यानी जांगल में जो वात दोष की प्रधानता, अनूप में कफ दोष की, साधारण यानी सामान्य, इसमें कोई सी भी दोष की प्रधानता नहीं होगी। ठीक है, फिर आपका आता है भेषज काल, यानी काल का मतलब होता है समय। नित्यक काल, इसको 2 प्रकार में डिवाइड किया, नित्यक और आवश्यक। नित्यक यानी ऋतु के अनुसार भोजन, जैसे कि अगर सर्दी है तो हम लोग बादाम या जितनी भी गर्म चीज़ें हैं वो सब प्रेफर करते हैं, और अगर गर्मी है तो उस हिसाब से आइसक्रीम वगैरह जितनी मतलब ठंडी चीज़ें हैं वो सब खाते हैं। और एक होता है आवश्यक काल, यानी व्याधि के अनुसार भोजन, यानी आपको जो डिसीज़ है उसके अनुसार जो है आपको भोजन करना है। ठीक है, फिर आता है औषध। औषध 2 प्रकार की होती हैं, शोधन कारक और शमन कारक। यानी एक जो दोषों को अंदर ही शांत कर देगी वो होगी शमन कारक, और एक जो दोषों को बाहर निकाल देगी वो होगी शोधन कारक। ठीक है, फिर आपका आएगा चिकित्सा सिद्धांत, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो आपका वात दोष होता है उसके लिए श्रेष्ठ, यहाँ पर श्रेष्ठ की बात हो रही है, तो जो वात दोष होता है उसके लिए, जो आपका वात दोष होता है उसके लिए श्रेष्ठ शमन कारक जो होता है औषधि वो होता है तैल। और जो पित्त होता है उसके लिए श्रेष्ठ शमन कारक होता है घृत, और कफ के लिए मधु होता है, और वात के लिए जो शोधन कारक औषधि है वो बस्ती है, और पित्त के लिए विरेचन, और कफ के लिए बमन, ये शोधन कारक होता है। ठीक है, लेकिन अगर रोगी जो है वो दुर्बल, बालक, वृद्ध, गर्भिणी हो तो शमन ही कराना चाहिए। वैसे शोधन चिकित्सा सर्वोत्तम है, जो शोधन चिकित्सा है उसको शमन से अच्छा माना गया है। जो मानसिक व्याधियाँ हैं उनकी सर्वोत्तम चिकित्सा धी, धैर्य और आत्मा आदि का ज्ञान है। ठीक है, फिर आता है चिकित्सा के 4 पाद, यानी चिकित्सा के कौन से 4 पाद हैं। भिषक, द्रव्य, उपस्थाता, रोगी। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चिकित्सा के 4 पाद, भिषक मतलब डॉक्टर, द्रव्य मेडिसिन, उपस्थाता अटेंडेंट यानी कंपाउंडर, और रोगी यानी पेशेंट। ठीक है, फिर इनके गुण आते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
वैद्य के गुण, औषध के गुण, परिचारक के गुण, रोगी के गुण। दक्ष स्थिता शास्त्रातो दृष्टकर्मा शुचिर विशक बहुकल्पम बहुगुणम संपन्नम योग्यम औषधम अनुरक्ता शुचिर दक्षो बुद्धिमान परिचारका आड्यो रोगी विशक वश्यो ज्ञापका स्वत्ववान अपि। ठीक है, तो वैद्य जो होता है वो दक्ष होता है, दक्ष होना चाहिए यानी स्किल होनी चाहिए उसके अंदर। स्थितार शास्त्रार्थो यानी शास्त्र का अध्ययन किया गया और दृष्टकर्मा प्रैक्टिकल किया गया और शुचि यानी पवित्र होना चाहिए। ठीक है, फिर बात आती है औषध की। बहुकल्पम यानी बहुत से उसमें बहुत से रोगों में दी जा सके। और बहुगुणम यानी उसमें बहुत गुण हो, संपन्न हो बिल्कुल और योग्य हो। और परिचारक के अनुरक्त, शुचि, दक्ष और बुद्धिमान होना चाहिए। रोगी जो है आढ़्यो होना चाहिए, विशक वश्यो ज्ञापका और सत्ववान, सत्व बोलने वाला होना चाहिए, ज्ञापका होना चाहिए और विशक वश्यो यानी जो डॉक्टर का है उसकी बात मानने वाला होना चाहिए और आढ़्यो होना चाहिए। ठीक है, अब बात आती है आपके रोग की। रोग जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक साध्य और असाध्य। साध्य जो आसानी से ठीक हो जाते हैं, असाध्य जो आसानी से ठीक नहीं होते हैं, जो सही ही नहीं होते हैं। साध्य में भी 2 टाइप्स होते हैं, सुख साध्य और कृच्छ साध्य। सुख साध्य जो आसानी से सही हो जाए, ईजिली क्यूरेबल, और कृच्छ साध्य जो थोड़ी कठिनाई से सही हों। और एक होते हैं याप्य और प्रत्याख्य, ये असाध्य रोगों के भेद हैं। ठीक है, फिर चिकित्सा से पूर्व रोग को पहले एग्जामिन करने के बाद तब चिकित्सा प्रारंभ करनी चाहिए। यानी कि पहले आप रोग को डायग्नोस करेंगे, उसके बाद में आप चिकित्सा करेंगे। फिर आता है आपका सबसे आखिरी टॉपिक, साध्य रोगी भी त्याज्य। यानी जिन रोगियों को आप सही भी कर सकते हैं लेकिन फिर भी उनका आपको इलाज नहीं करना है। कौन कौन से हैं आइए जानते हैं। जो चिकित्सक से द्वेष करते हो, यानी जो चिकित्सक से घृणा करते हो, परेशान हो, अज्ञानी हो, जिसके किसी चीज़ का ज्ञान ना हो, जिसकी आयु समाप्त हो, यानी जो मर गया हो, उसका भी आपको इलाज नहीं करना है। आजकल बहुत से लोग ऐसा करते हैं पैसा कमाने के चक्कर में, जो जिसकी आयु समाप्त हो गई हो, डेड बॉडी तक का भी इलाज करते हैं। क्रोधी, जो मनुष्य क्रोधी हो उसका भी। भीरू यानी जो डरपोक हो और नीच प्रकृति का हो, उसका भी आपको इलाज नहीं करना है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस प्रकार से आपकी जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है, आयुष कामी अध्याय, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और वैसे भी, जो कि आपको आगे काम आएगा और जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है।